वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम बात करने वाले हैं ये नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट पार्ट है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड का। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन। मतलब कि जो पब्लिकेशन है, जो मैटर है, छप रहा है, जो भी प्रिंट, उसके नए नए तरीके। तो आज देखिए इसमें जो बात कह रहा है कि जो प्रिंटिंग क्रिएटेड एपेटाइट फॉर न्यू काइंड ऑफ राइटिंग। अलग अलग तरीके से लिखने के लिए प्रिंट ने एक नई एपेटाइट मतलब भूख जनरेट कर दी थी, कह सकते हैं। लोगों के अंदर एक भूख थी अलग तरीके का कंटेंट बनाने का। एज मोर एज पीपल कुड नाउ रीड, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो थे इसको पढ़ें और वांटेड टू देयर ओन लाइफ, और चाहते थे कि जो भी कंटेंट वो पढ़ते हैं वो उनकी लाइफ से कनेक्ट करें। मतलब जो भी एक्सपीरियंस हैं, इमोशंस हैं, रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है ना, जो भी रिफ्लेक्शंस हैं वो क्या हो, वो रिफ्लेक्ट करें उनकी लाइफ को, उनकी रीडिंग को। अब देखिए कि जो नोवेल है वो एक तरीके से लिटरेसी फॉर्म बन गया दैट डेवलप्ड इन यूरोप, जो कि यूरोप में डेवलप हुआ था नोवेल लिखने का एक तरीका। और आइडियली इसने क्या थी, एक ये जो नीड क्रिएट करी कि लोगों को सोचना पड़ा कि अलग तरीके से कुछ लिखा जाए। और जिससे जब ये इंडिया में आया तो कहीं ना कहीं इसने जो था इंडियन स्टाइल को एक्वायर कर लिया, इंडियन फॉर्म को एक्वायर कर लिया, और जो रीडर थे उनके लिए एक नई दुनिया ओपन कर दी एक्सपीरियंस की। और कहीं ना कहीं ये एक जीवांत, मतलब कि सजीव, ऐसा लगने लगा कि रियल स्टोरीज़ हैं, ठीक है, इंसानों की लाइफ से, ह्यूमन लाइफ्स की बात कर रहा है। आगे देखिए, अब यहाँ पर जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें कहा है कि अदर न्यू लिटरेसी फॉर्म आल्सो एंटर्ड द वर्ड रीडिंग लिरिक्स। जैसे लोग क्या थे, आप केवल नोवेल और नॉर्मली न्यूज़ पढ़ने के बजाय क्या क्या पढ़ने लगे, रीडिंग कंटेंट क्या क्या छपने लगा। आप देखिए अलग तरीके की राइटिंग होने लगी है। जैसे लिरिक्स लिखे जाने लगे, छोटी छोटी स्टोरीज़ लिखी जाने लगी, ऐसे लिखे जाने लगे, सोशल मैटर और जो पॉलिटिकल मैटर्स हैं इनके बारे में लेख आने लगे, ठीक है, इन द डिफरेंट वेज। और ये कहीं ना कहीं इन्होंने रीइंफोर्स किया है, इम्फेसिस किया है ह्यूमन लाइफ्स के ऊपर, ठीक है ना, ह्यूमन लाइफ्स के ऊपर। एंड इंटीमेट द फीलिंग्स, कहीं ना कहीं जो फीलिंग्स हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग किया है अबाउट द पॉलिटिकल एंड द सोशल रूल्स दैट शेप सच थिंग, जिनकी वजह से इस पूरी लाइफ को, इन सारी चीज़ों को एक शेप मिला है। इसके ऊपर इन्होंने प्रिंट ने लिखना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए, बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, जब 19th सेंचुरी का जब एंड हो रहा था तो कहीं ना कहीं जो अब तक क्या था कि केवल कंटेंट टेक्स्ट फॉर्म में लिखे जा रहे थे, अब क्या है, विजुअल फॉर्म आ गया है ना। देखिए न्यू विजुअल कल्चर वॉज टेकिंग शेप, है ना, उस टाइम पे शेप ले रहा था विजुअल कल्चर विद द सेटिंग अप ऑफ द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेसेस। जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेस सेटअप होने लगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंटिंग प्रेसेस डेवलप होने लगी, सेटअप होने लगी, तो विजुअल इमेजेस क्या थी कि आसानी से प्रोड्यूस की जा सकती थी, रिप्रोड्यूस की जा सकती थी, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी कॉपीज़ की जा सकती थी, ठीक है ना। जैसे कि प्रिंटर है, एक पेंटर की बात की गई, राजा रवि वर्मा की बात की गई, जिसने ये इमेज बगल में आप देख सकते हैं प्रोड्यूस करिए। इस इमेज के बारे में बताया गया है कि जो ऋतुध्वज है उसने क्या किया है कि जो मालदा की ये प्रिंसेस है इसको कैद से छुड़ाया है ना। तो एक इमेज ये चीज़ बता रही है, आप पढ़ लीजिए, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये इन्हीं राजा रवि वर्मा की प्रिंटिंग है, ठीक है। देखिए अब क्या है कि ये एक पुअर एंजरेवर्स हु मेड वुड ब्लॉक्स, ये क्या था, जो बहुत ही हल्की लकड़ी से ये बनाए जाते थे, वुड ब्लॉक सेटअप किए जाते थे, जिनको लेटर प्रेसेस में रखा जाता था एक तरीके से। एंड वर एम्प्लॉयड बाय द प्रिंट शॉप, और इन लोगों को, जो ये वुड ब्लॉक्स बनाने वाले लोग थे, इनको कौन एम्प्लॉय कर लेता था, नौकरी में कौन रख लेता था, प्रिंट शॉप वाले। और चिप प्रिंट्स एंड कैलेंडर्स इजीली अवेलेबल इन बाज़ार, इनकी वजह से क्या होता था कि बाज़ार में जो था आसानी से सस्ते कैलेंडर कहिए आप, और जो भी इमेजेस थी वो अवेलेबल होने लगी, और जिससे एक गरीब आदमी भी आसानी से इनको ख़रीद सकता है। और उस टाइम पर इन प्रिंट का, जो ये सस्ते प्रिंट थे, इनका क्या काम होता था कि लोग, जो गरीब लोग होते थे, वो घरों में अपनी वॉल को सजाने के लिए ये ले जाते थे और उस वॉल पर पेस्ट करते थे इन इमेजेस को सजाने के लिए, डेकोरेट्स बोला गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, द प्रिंट्स बिगन टू शेप पॉपुलर आइडियाज़ अबाउट द मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन। कहीं ना कहीं प्रिंट ने एक शेप दिया है मॉडर्निटी को और ट्रेडिशन को,
ठीक है। रिलीजन एंड पॉलिसीज़ और सोसाइटी एंड कल्चर पे भी कहीं ना कहीं एक शेप देने की कोशिश करी है। जो भी लोग जो भी कमियां या जो गलत चीज़ अपने रिलीजन में या सोसाइटी में या पॉलिटिक्स में देखते हैं तो लोग उसको तुरंत रिफॉर्म मतलब बदलाव, उसमें बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए बाय द 1870 में एक बात कही है कि एक नया दौर और आ गया राइटिंग का, जिसमें कैरिकेचर्स बनने लगे और कार्टून्स बनने लगे। ठीक है, पब्लिश होने लगे। जर्नल्स, जो पत्रिकाएं निकलती थी, जो न्यूज़पेपर्स निकलते थे, वो कमेंट करते थे सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ में, जो भी प्रॉब्लम होती थी उस पर कमेंट करने लगे। कि कैरिकेचर्स के थ्रू आप देखते होंगे कार्टून वगैरह जो बनते हैं, ये कब से स्टार्ट हुआ? 1870 से। ठीक है। सम कैरिकेचर्स रेडिकल्ड द एजुकेटेड इंडियंस। ठीक है, कहीं ना कहीं जो था ये कैरिकेचर्स क्या कर रहे थे, एजुकेटेड इंडियंस को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे थे। और ये भी चीज़ें बता रहे थे, मतलब हंसी उड़ा रहे थे। रेडिकुल्ड का मतलब होता है मजाक उड़ाना। और फैसिनेशन विद द वेस्टर्न कल्चर, क्योंकि उस टाइम पर हमारे जो इंडियन लोग थे वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर, अभी भी हम लोग वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो उस टाइम पर उस मोह को, हमारा जो वेस्टर्न कल्चर की ओर जो आकर्षण था उसके ऊपर कैरिकेचर्स बनने लगे। मतलब हम लोग उनके टेस्ट, उनके क्लोथ्स पर आकर्षित थे, उनके पहनावे पे अभी भी अट्रैक्ट होते थे। ठीक है। वाइल अदर एक्सप्रेस द फियर, और कुछ कैरिकेचर्स ऐसे बनते थे जो एक्सप्रेस करते थे सोशल चेंज की जो थी फीलिंग को दिखाते थे कि कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का प्रभाव हमारी समाज पे पड़ेगा और हमारा समाज बदल जाएगा, वेस्टर्न कल्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। और वही हुआ भी। देयर वर इम्पीरियल कैरिकेचर्स, कहीं ना कहीं राजशाही, मतलब जो भी उस टाइम पे ब्रिटिश रूल था, राजशाही रूल था, उसके ऊपर भी लैम्प पुलिंग, मतलब होता है किसी की मजाक उड़ाना, निंदा करना, ऐसे लेख लिखे जाने लगे थे नेशनलिस्ट के लिए। ठीक है। एज वेल एज नेशनलिस्ट कार्टून्स क्रिटिसाइजिंग द इम्पीरियल रूल, ऐसे ऐसे नेशनलिस्ट के कार्टून्स बनाए जाते थे जिसमें वो क्या कर रहे होते थे, इम्पीरियल जो ब्रिटिश रूल है उसको क्या कर रहे होते थे, क्रिटिसाइज़ कर रहे होते थे। ठीक है। ये तो कुल मिला के ऊपर प्रिंटिंग के फॉर्म बताए कि पहले हैंड रिटन्स होने लगे, फिर छोटी छोटी स्टोरीज़ लिखी जाने लगी। ठीक है। लिरिक्स सॉन्ग लिखे जाने लगे, फिर विजुअल इमेज का टाइम आया, फिर क्या हुआ, अलग टाइप का प्रिंट, कैरिकेचर्स, मतलब कि वो कार्टून्स वगैरह बनने लगे। तो ऊपर का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वुमेन एंड प्रिंट। हमारे इंडिया में आप जानते हैं पहले से ही वुमेन्स को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी गई एजुकेशन के लिए। माना जाता था कि औरतें घर का ही काम करती हैं, और आज भी आप देखते होंगे यही चीज़ फैमिलीज़ में देखने को मिलती है। तो वुमेन और प्रिंट का क्या रोल रहा, देखते हैं एक बार। तो देखिए, लाइफ्स एंड फीलिंग्स ऑफ वुमेन बिगन द रिटर्न इन पर्टिकुलरली विविड एंड इंटेंस वे, अलग तरीके से और जीवांत, सजीवात्मक, मतलब कि विविड का मतलब होता है जीवांत, एकदम बिल्कुल, और रियल लगे, कोई भी काल्पनिक स्टोरी रियल लगे, ऐसे इस तरीके से दिखाया जाने लगा। वुमेन्स के बारे में प्रिंट में लिखा जाने लगा। वुमेन्स रीडिंग्स देयर फॉर इंक्रीज, यही वजह थी कि उनके बारे में जब प्रिंट में लिखा जाने लगा तो वो कहीं ना कहीं रीडिंग की ओर क्या होने लगी, आकर्षित होने लगी, वो पढ़ने लगी बुकों को। ठीक है। और होने क्या लगा कि मिडिल क्लास में जो वुमेन्स थी वो ज़्यादातर पढ़ने के लिए रीडर्स बढ़ने लगी। ठीक। लेकिन जो लिबरल हस्बैंड थे और जो फादर्स थे उन्होंने कहीं ना कहीं वुमेन्स को पढ़ाना स्टार्ट किया घर में ही। और बाद में जब क्या हुआ, सोसाइटी में गर्ल्स स्कूल्स ओपन हुए तो उन्होंने उनको स्कूल्स भी भेजना स्टार्ट किया। ठीक है। मैनी जर्नल्स बिगिन कैरिंग द राइटिंग बाय द वुमेन्स, और कई सारे जर्नल्स तो 19th सेंचुरी में आने लगे मार्केट में जो कि वुमेन्स द्वारा लिखे जाते थे। ठीक है। अब तक केवल मैन ही लिख रहे थे, अब वुमेन्स भी लिखने लगे। और एक्सप्लेन बाय वुमेन शुड बी एजुकेटेड, और वो बार बार इन्हीं चीज़ों पर, जो भी चीज़ वो लिखती थी उनमें ये चीज़ जरूर होता था, मैसेज होता था कि वुमेन को एजुकेट किया जाना चाहिए। दे ऑल्सो कैरिड सिलेबस, उन्होंने तो सिलेबस तक बना दिया था, अटैच कर दिया था, जो कि सुटेबल रीडिंग मैटर था, जिससे क्या था, वुमेन बेस्ड स्कूलिंग की जा सकती थी, उनको घर पे ही पढ़ाया जा सकता था। ऐसा सिलेबस भी वुमेन्स ने अपने लिए प्रिपेयर कर दिया था। ठीक। बट कह रहा है कि हर फैमिली लिबरल नहीं थी। ठीक है। कुछ कंजर्वेटिव हिंदू बिलीव करते थे कि लिटरेट गर्ल क्या हो सकती हैं, वुड बी विडोड, विधवा हो सकती हैं। ठीक है। मुस्लिम जो थे वो क्या होने लगे, फियर्ड, उनको डर लगने लगा कि जो एजुकेटेड वुमेन्स हैं वो करप्ट हो सकती हैं। ठीक है। और कहीं ना कहीं वो उर्दू रोमेंस पढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएंगी, करप्ट हो जाएंगी। ठीक है ना। समटाइम्स रिबेल, और उनको ये भी लगता था कि क्योंकि देखिए वुमेन्स के ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शन थी, रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती थी। वुमेन्स अकेले घर से बाहर नहीं जा सकती थी, पढ़ नहीं सकती थी, किसी से बात नहीं कर सकती थी, कई सारी बातें। ठीक है। तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता था मुस्लिम्स को कि वुमेन्स अगर एजुकेट हो जाएंगी तो वो रिबेल, विद्रोह कर देंगी,
जो भी प्रोहिबिशन मतलब कि जो भी हमने रोक टोक उनके ऊपर लगाई है उसके खिलाफ वो विद्रोह कर सकती हैं। तो वी नो दैट द स्टोरी ऑफ गर्ल्स कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली, कह रहा है कि हम जानते हैं एक कंजर्वेटिव फैमिली मुस्लिम फैमिली में पैदा हुई एक लड़की की कहानी जो कि नॉर्थ इंडिया में थी। उसने सीक्रेटली क्या करी, रीडिंग करी, पढ़ाई करी उर्दू की, लेकिन उसकी फैमिली उसको फोर्स करते थे केवल अरेबिक कुरान पढ़ने के लिए, लेकिन वो उस अरेबिक कुरान को समझ नहीं पाती थी। तो कहीं ना कहीं वो जोर देती थी कि हम मुझे अपनी लैंग्वेज में मतलब उर्दू लैंग्वेज में कोई भी कंटेंट पढ़ाया जाए जिससे कि मैं समझ सकूं। इन ईस्ट बंगाल की अगर हम बात करें, देखिए अर्ली 19th सेंचुरी में एक रस सुंदरी देवी की बात करिए, राज सुंदरी देवी की। वो एक यंग मैरिड गर्ल थी, उसने और उसकी शादी कहाँ हुई, एक ऑर्थोडॉक्स हाउस होल्ड फैमिली में हो गई जो कि बहुत ही पुराने ख्यालात के थे, जहाँ वुमेंस को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी और पढ़ने के खिलाफ तो बिल्कुल ही थे कि वुमेंस को पढ़ाया नहीं जाना चाहिए। तो उसने सीक्रेटली किचन में ही पढ़ाई करी, खाना बनाते बनाते पढ़ती थी और बाद में उसने अपनी पूरी ऑटो बायोग्राफी मतलब अपने जीवन क्या क्या उसकी लाइफ है, मिजरेबल लाइफ, क्या क्या प्रॉब्लम्स उसे होती है, वो सब उसने उस ऑटोबायोग्राफी में लिख दिया और उस ऑटोबायोग्राफी का नाम था अमर जीवन। और ये पब्लिश कब हुई, 1876 में जब ये पब्लिश हुई। ये पहली ऑटोबायोग्राफी थी जो कि फुल बंगाली लैंग्वेज में पब्लिश हुई। अब देखिए सिंस सोशल रिफॉर्म, अब क्या होगा जैसे जैसे सामाजिक बदलाव आने लगे तो कह रहा है कि नोवेल्स हैड ऑलरेडी क्रिएटेड अ ग्रेट इंटरेस्ट। ठीक है, वुमेंस के अंदर में नोवेल को पढ़ने के लिए एक ग्रेट इंटरेस्ट जग चुका था क्योंकि वो उनके इमोशंस से अटैच था, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ के बारे में बातें होती थी उनमें। तो देयर वाज अ इंटरेस्ट इन द व्हाट वुमेन वुड हैव टू से अबाउट देयर लाइफ्स, क्योंकि एक यही जरिया था जिससे वो अपनी लाइफ के बारे में बात कर सकती थी। 1860s में कुछ बंगाली वुमेन ने, जैसे कि कैलाश बासनी देवी ने एक बुक लिखी जिसमें उसने अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखा, हाईलाइट किया वुमेन्स के एक्सपीरियंस को, अबाउट हाउ वुमेन वर इम्पोज्ड इन होम, कैसे वुमेन को इम्प्रीजन मतलब बंदी बना लिया जाता है घरों में और कैसे उनको इग्नोरेंस में रखा जाता है, उनकी बात को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है और फोर्स किया जाता है घर के कठिन कामों को करने के लिए। ठीक है, एक लेबर की तरह और अनजस्टली उनको ट्रीट किया जाता है, अन्यायपूर्ण व्यवहार उनके साथ किया जाता है। ऐसी 1880 में क्या हुआ, प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में ताराबाई शिंदे ने और पंडिता रमाबाई ने भी जो था पैशनेट एंगर मतलब बहुत ही गुस्सैल तरीके से अपना गुस्सा दिखाया, अपनी मिजरेबल लाइफ के बारे में बताया जो कि अपर कास्ट हिंदू वुमेन के साथ होता था और स्पेशली जो विधवा होती थी, विडो होती थी, उनके साथ जो व्यवहार किया जाता था उसके बारे में इन दोनों वुमेन्स ने लिखा। ठीक है, शिंदे ने और जो आप देख सकते हैं इन दोनों वुमेन्स ने मिजरेबल लाइफ के बारे में बताया अपर कास्ट वुमेन के। और यहाँ तक कि देखिए उन्होंने एक बात भी कही, कन्फाइंड किया उन्होंने सोशल रेगुलेशंस के ऊपर कि फॉर द वेरियस रीजन्स माय वर्ल्ड इज़ स्मॉल। कह रही है वैसे तो बहुत सारे रीज़न है जिसने मेरी दुनिया को बहुत ही छोटा कर दिया, लेकिन कह रहा हाफ ऑफ माय लाइफ हैप्पीनेस, मेरी ज़िंदगी में आधी खुशी केवल इसलिए आई, केवल बुक्स के थ्रू आई, क्योंकि वो बुक्स के थ्रू अपनी बात को क्या कर पा रही थी, एक्सप्रेस कर पा रही थी। वाइल उर्दू, तमिल, बंगाली, मराठी देखिए अगले में, प्रिंट कल्चर हैज़ डेवलप्ड अर्ली। अब क्या था कि कई सारी लैंग्वेज में प्रिंट कल्चर डेवलप हो चुका था, अपनी अपनी बातों को लिखा जाने लगा था इन लैंग्वेजेस में। हिंदी प्रिंटिंग बिगिन सीरियसली ओनली फ्रॉम द 1870। अंडरलाइन कर लीजिएगा कि हिंदी जो प्रिंट था वो कब से सीरियसली स्टार्ट हुआ, कब से प्रिंट आने स्टार्ट हुए, 1870s में। सून लार्ज सेगमेंट वॉज डाइवर्टेड टू एजुकेशन ऑफ वुमेन। और ये सारी बातें किसके लिए लिखी जाती थी, वुमेन को एजुकेट करने के ऊपर ही बार बार ये नोवेल्स, जर्नल्स या न्यूज़पेपर्स लिखा जाता था। अर्ली 20th सेंचुरी में आप देखेंगे जर्नल रिटर्न समटाइम्स द एडिटेड बाय द वुमेन, ज़्यादातर एडिट कौन करती थी, वुमेन करती थी, और बिकम एक्सट्रीमली पॉपुलर, और वो पॉपुलर भी हो चुकी थी। और वो क्या डिस्कस करती थी, वो इन इश्यूज़ पे डिस्कस करती थी जो वुमेन से रिलेटेड थी, जैसे वुमेन एजुकेशन के बारे में वो बात करती थी, विडोहुड के बारे में बात करती थी, विडो रीमैरिज के ऊपर वो लोग बार बार फोर्स करती थी, लेख लिखती थी कि विडो मतलब कि जो विधवा है उसकी दोबारा शादी की जानी चाहिए। नेशनल मूवमेंट के बारे में लिखा करती थी। सम देम ऑफर्ड द हाउस होल्ड एंड फैशन लेसन्स। कुछ लोग उसमें से ऐसे भी होते थे जो घर की बातें लिखा करते थे या घर को कैसे सजाएं, साज सज्जा के बारे में कुछ प्रिंट करती थी। और कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट और शॉर्ट स्टोरीज़ का भी दौर आने लगा जो वुमेन्स लिखने लगी वुमेन के लिए। ठीक है, इन पंजाब की अगर बात करें तो सिमिलर फोक लिटरेचर मतलब कि लोकल साहित्य लिखने स्टार्ट हुए। ठीक है, लिटरेचर का दौर आया 20th सेंचुरी में। ऐसी देखिए राम चड्ढा पब्लिश्ड फास्ट सेलिंग, उनकी सबसे ज़्यादा जल्दी से बिकने वाली
जो बुक थी वो थी स्त्री धर्म विचार, जिसमें वो स्त्रियों को एक ओबीडियंट, एक अच्छी जो थी घरेलू महिला का क्या व्यवहार होना चाहिए उसके बारे में वो बताते थे, कैसे बिहेव किया जाए घर में, वो सब बातें चीप बुकलेट्स में वो लिख के देते थे, जिसे वुमेंस ने काफ़ी सराहा और उनकी काफ़ी सारे एडिशन लोगों ने खरीदे। ठीक है। इन बंगाल देखिए कि एंटायर सेंट्रल कलकत्ता एंड द बटाला वाज द डेवोटेड ऑफ प्रिंटेड पॉपुलर बुक्स। ये दो जगह ऐसी थी, कलकत्ता एंड बटाला, ये दो जगह ऐसी थी जहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलर मतलब फेमस बुक्स प्रिंट होती थी, और वहाँ आप जाकर बहुत ही चीप एडिशन, मतलब उनके चीप एडिशन आप खरीद सकते थे। ठीक है। चाहे वो धार्मिक ग्रंथ हो, स्क्रिप्चर का मतलब होता है धार्मिक ग्रंथ, रिलीजियस ट्रैक्ट्स आप खरीद सकते थे। बट क्या था कि वहाँ के जो लिटरेचर था वो क्या माना जाता था, ऑब्सीन माना जाता था, अश्लील माना जाता था और स्कैंडलस माना जाता था, मतलब कि एक तरीके से घटिया साहित्य माना जाता था। ठीक है। बाय द लेट 19th सेंचुरी, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, वाई कलकत्ता एंड बटाला लिटरेचर सेम्स एज ऑप्शंस एंड स्कैंडलस, यहाँ से आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है। सेंचुरी और लॉट ऑफ बुक्स वर बीइंग प्रोफ्यूजली, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में इलस्ट्रेट करी जाने लगी कई सारी बुक्स। ठीक है। विद द वुडकट्स, वुडकट मतलब कि अब एक दौर ऐसा भी आया है कि लकड़ी पर पेंटिंग्स बनने लगी। वुडकट मतलब लकड़ी को काट के जो भी लिथोग्राफी काम किया जाता है। और पैडलर्स क्या करते थे, अब क्या था कि पहले तो लोगों को बटाला और कलकत्ता आना पड़ता था इनको ख़रीदने के लिए। अब क्या था कि जो बटाला के जो पब्लिकेशर थे उन्होंने क्या पैडलर्स को एम्प्लॉय कर लिया था, अपने वहाँ काम में रख लिया था। वो इन सारी बुक्स को घर घर जाकर बेचा करते थे, जिससे हर वुमेन, जो घर की वुमेन है, जो घर से बाहर नहीं निकल सकती है, वो भी इन बुक्स को ख़रीद के पढ़ सके और अपने खाली समय में इनको पढ़ के कुछ नॉलेज गेन कर सके। ये चीज़ स्टार्ट हुई। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक कहीं ना कहीं एक इमेजेस बताई गई हैं, इमेजेस में एक साथ आपको इलस्ट्रेट कर दूंगा बाद में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब है प्रिंट एंड द पुअर पीपल। जो प्रिंट है और गरीब आदमी का उससे कैसे लिंक है, यहाँ पर एक बात बताई गई। आप देखेंगे कि चीप और स्मॉल बुक्स जो थी अब मार्केट में फ्लड होने लगी थी, एक तरीके से बहुत बड़ी मात्रा में आ चुकी थी 19th सेंचुरी में। और मद्रास टाउन में तो सोल्ड होने लगी थी, क्रॉस रोड मतलब जहाँ पर चौराहे पर ये बिकने लगी थी, ताकि हर इंसान जो ट्रैवल करता है वो कहीं ना कहीं उस बुक को ख़रीद सके। ठीक है। और अब क्या होने लगी थी कि पब्लिक लाइब्रेरीज जैसे होती ना, आम लाइब्रेरीज बनाई जाने लगी, सेटअप की जाने लगी, जहाँ पर कोई भी इंसान आके पढ़ सकता था। 20th सेंचुरी की ये बात थी। ठीक है। क्लियर है। एक्सपेंडिंग द एक्सेस ऑफ बुक्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर सकें, बुक्स को एक्सेस कर सकें। वहाँ पर आपको बुक्स खरीदनी नहीं होती थी, आपको बस बैठना था और बुक्स पढ़ना था और आप जा सकते थे, बुक को वहीं रखते। ठीक। दीज लाइब्रेरी वर लोकली लोकेटेड मोस्टली सिटीज़ और टाउन, ज़्यादातर ये शहरों में और कस्बों में सेटअप होती थी। एंड जो ज़्यादातर प्रॉस्परस विलेजेस में सेटअप होती थी। ठीक है। जो रिच लोकल पैट्रॉन होते थे, जो ग्राहक होते थे, अमीर जो लोग होते थे, वो क्या थे, उस टाइम पर एक प्रेस्टीज से एक ख्याति मिलती थी। जो भी इंसान लाइब्रेरी सेटअप करता था उसकी एक बड़ी इज्जत होती थी, इस तरीके से। ठीक है। तो सेटअप होने लगी। अब देखिए 19th सेंचुरी के लेट मतलब एंडिंग में ही क्या होने लगा, डिस्क्रिमिनेशन बिगिन द रिटर्न अबाउट द मैनी प्रिंटेड ट्रैक्ट्स एंड एसेज। क्या होने लगा, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसके बारे में भी लिखा जाने लगा लेट 19th सेंचुरी में। कास्ट सिस्टम जो हमारे इंडिया में था उसके ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है छोटी जाति के लोगों के साथ, SC STs के साथ, तो उसके बारे में लिखा जाने लगा। ठीक है। सबसे पहले जिसने लिखा उसका नाम था ज्योतिबा फुले, अंडरलाइन कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ज्योतिबा फुले। ठीक है। मराठा पायनियर जिसने मार्गदर्शक किया, पायनियर का मतलब होता है मार्गदर्शन करना, दिशा दिखाना। लो कास्ट प्रोटेस्ट मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट करवाया था, लोगों को मार्ग दिखाया था कि आप इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कीजिए। और उन्होंने एक बुक भी लिखी जिसमें उन्होंने बताया कि कास्ट सिस्टम गलत है और इनजस्टिस है, अन्यायपूर्ण है। उनकी जो बुक थी वो थी गुलामगिरी। 1871 में ज्योतिबा फुले ने जो बुक लिखी उसका नाम था गुलामगिरी। इसमें उन्होंने कास्ट सिस्टम के खिलाफ लिखा था। ठीक। इन द 20th सेंचुरी अम्बेडकर आ गए, BR अम्बेडकर ने भी एक बुक लिखी। ठीक है। महाराष्ट्र में। और EV रामास्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार भी कहा जाता था, उन्होंने भी पावरफुली कास्ट सिस्टम के खिलाफ लिखा। ठीक है। और ओवर द इंडिया उन्होंने अपने जर्नल्स को पहुंचाया। लोकल प्रोटेस्ट मूवमेंट भी होने लगे। इनके जो थे इन बुक्स को या इनकी आइडियोलॉजी को पढ़ने के बाद प्रोटेस्ट होने लगे। ठीक है। मूवमेंट होने लगे। ऑल्सो पॉपुलर जर्नल्स और ट्रैक्ट्स जो थी सर्कुलेट होने लगी।
क्रिटिसाइज़ करने लगे, स्क्रिप्चर पर, धार्मिक ग्रंथों पर क्रिटिसिज्म होने लगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं जस्ट मतलब कि एक काल्पनिक फ्यूचर की गणना की जाने लगी। लोग मानने लगे कि ऐसा फ्यूचर होना चाहिए, ऐसा समाज होना चाहिए जहाँ पर कोई भेदभाव ना हो। अब देखिए वर्कर्स की भी यहाँ पर बात की जा रही है। वर्कर्स जो फैक्ट्रीज़ में थे, क्योंकि उस टाइम पर क्या था, वर्किंग आवर बहुत लंबे थे, तो उनको टाइम नहीं मिल पाता था कहीं ना कहीं प्रिंटेड मटेरियल को पढ़ने के लिए। लेकिन वो भी अपने एक्सपीरियंस को क्या करना चाहते थे, एक्सप्रेस करना चाहते थे, बट उनके पास टाइम नहीं था। लेकिन फिर भी काशी बाबा जो कानपुर के मिल वर्कर, मतलब आटा मिल में काम करते थे, उन्होंने एक बुक लिखी, छोटे और बड़े का सवाल, इन 1938 में, जिसमें उन्होंने ये बात दिखाई, कास्ट और जो क्लास एक्सप्लॉयटेशन है उसको उन्होंने दिखाने की कोशिश करी कि कैसे भेदभाव होता है, और जो हाई पोस्ट में जो लोग होते हैं वो कैसे जो था एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करते हैं लो कास्ट और वर्कर्स के साथ। आगे देखेंगे तो आप देखेंगे एक और मिल वर्कर हैं जिनका नाम है इनका नाम है पोएम ऑफ अनदर। इन्होंने पोएम लिखी, कानपुर मिल वर्कर हु रोट अंडर द नेम। उन्होंने अपना नेम किस नेम से लिखते थे अपनी पोएम, सुदर्शन चक्र के नाम से। और 1935 से लेकर 1955 तक उन्होंने कई सारी पोएम्स लिखी। इन सारी पोएम को कलेक्शन करके एक पब्लिश किया गया इन पोएम को एक ग्रुप में, जिसका नाम था सच्ची कविताएँ। सच्ची कविता के नाम से उन सारी कविताओं को प्रिंट किया गया। बाय द 1930 बेंगलोर कॉटन मिल वर्कर, बेंगलोर का एक कॉटन मिल वर्कर ने सेटअप करी लाइब्रेरी जहां पर वो खुद को एजुकेट कर सके। और ये एग्जांपल ऑफ बॉम्बे वर्कर, जिसमें जो था ये एक फॉलोइंग द एग्जांपल ऑफ बॉम्बे वर्कर्स, इसको बॉम्बे वर्कर्स का एक एग्जांपल दिया है ये कि उन्होंने लाइब्रेरी सेटअप करी वर्कर्स के लिए। दीज वर स्पॉन्सर्ड बाय द सोशल रिफॉर्म हु ट्राइड टू रेस्ट्रिक्ट द एक्सेसिव ड्रिंकिंग अमंग देम। जो कि उन्होंने सेटअप करी बॉम्बे में, जो ये चाहते थे कि जो लोग शराब पीते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको रोका जा सके, उनको एजुकेट किया जा सके, इसलिए उन्होंने लाइब्रेरी सेटअप करी और खुद से पूरा पैसा दिया, आर्थिक मदद करी। स्पॉन्सर्ड मतलब होता है आर्थिक मदद देना, ठीक है। टू बीइंग लिटरेट एंड सम टाइम द प्रोपोगेट द मैसेज ऑफ नेशनलिज्म। और इस लाइब्रेरी को ताकि लोगों तक नेशनलिज्म की फीलिंग भी पहुँचाई जा सके, मैसेज दिया जा सके, इसलिए भी ये लाइब्रेरी सेटअप होने लगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे पुअर्स, ठीक है, फिर कास्ट सिस्टम, और फिर आप देख रहे होंगे कि कैसे ये सब प्रिंट की वजह से कहीं ना कहीं समाज में बदलाव आने लगे। अब देखिए ये कैरिकेचर्स की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर एक वुड कट, मतलब कि एक लकड़ी के बॉक्स में वाइट और ब्लैक प्रिंट किया गया, ओके, मतलब कटिंग की गई है, और ये प्रिंट कटिंग है, वुड कट प्रिंटिंग कहते हैं इसे, जिसमें एक यूरोपियन कपल को दिखाया गया है। यूरोप के ये कपल हैं, जिसमें क्या कर रहा है कि जो मैन है, जो साहब है, वो ड्रिंक परोस रहा है, और जो मेम साहब है वो क्या कर रही है, वायलिन बजा रही है उसके लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं ये क्रिटिसाइज है। और यहाँ पर देखिए एक इंडियन कपल दिखाया गया है, जिसमें वाइफ तो क्या कर रही है कि स्मोक कर रही है, और जो मैन है वो वायलिन बजा रहा है, जो हस्बैंड है वो वायलिन बजा रहा है उसके लिए। कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि समाज में वेस्टर्न कल्चर का असर दिख रहा है, समाज में कुरीतियाँ आ रही हैं, सामाजिक बदलाव हो जाएगा, ये डर ये दिखा रहा है, ये फियर है इस राइटर का, जो डर है उसने इस तरीके से वुडकट में दिखाया है। ऐसे ही आप कई सारे यहाँ देखिए एक वुडकट ये दिखाया गया है जिसमें घोर कलयुग की बात करी गई है, ठीक है, जिसमें एंड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड जब ख़त्म हो जाएगा ऐसा कुछ दिखाया है, जिसमें जो वुमेन है, जो पत्नी है, वो पति के कंधे में चढ़ी हुई है और अपनी सास के खिलाफ अपने पति को क्या कर रही है, कहीं ना कहीं गलत संदेश दे रही है, और जो पति है वो अपनी माँ को क्या कर रहा है, एक तरीके से जंजीर में बांध के ले जा रहा है, घसीटते हुए खींचते हुए ले जा रहा है, ठीक है। ये सब क्रिटिसिज्म है उस टाइम का, ठीक। तो आप देख सकते हैं ये पुराने जर्नल्स हैं, उस टाइम के जो ट्रैक्स जर्नल्स निकल रहे हैं उसमें कैरिकेचर्स हैं एक तरीके से, जो क्या कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं ब्रिटिश रूल पर। तो ये सब चीज़ें हैं। आपने इस तरीके से ये समझा कि कैसे नए नए फॉर्म्स प्रिंटिंग के निकल के आए। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, कीप वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।